अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8.3 SLO है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो 8.3.1 SLO आता है वो डिस्क्राइब द टर्म्स हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये इसका लेवल जो सा अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से नो होनी चाहिए कि ये किस तरीके से जो वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 किलोग्राम mass of that substance through 1 Kelvin। यानी कि आप 1 किलोग्राम का मैस जो सा है, यानी कोई चीज़ लेते हैं जिसका मैस 1 किलोग्राम है, जब उसको हीट देते हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज़ जब होगा तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेगी। आम लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं और उसका टेम्परेचर जो सा है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 डिग्री सी है, तो जब आप उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो उसका 26 डिग्री सी तक जाने के लिए टेम्परेचर, यानी केल्विन कह लें, अगर वो केल्विन की बात कर रहा है तो केल्विन में ले आएँ कि 26 केल्विन उसका टेम्परेचर है अगर, तो 27 केल्विन तक लाने के लिए, यानी 1 केल्विन राइज़ करने के लिए आपको जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो सा है या कोई भी चीज़ जो सी है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। जब एब्जॉर्ब करेगी तो उससे उसका टेम्परेचर राइज़ होगा, तो 1 केल्विन तक जब टेम्परेचर राइज़ होगा तो वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये जो सा हम जो क्वांटिटी ऑफ हीट है इसको डेल्टा क्यू कह लें, अगर टेम्परेचर को डेल्टा टी कह लें, तो इसका मतलब ये होगा जितना मैस ज़्यादा होता जाएगा उतनी हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर राइज़ करने के लिए। जितना मैस कम होगा उतनी कम हीट हमें देनी पड़ेगी उसको टेम्परेचर राइज़ करने के लिए। इसी तरह से जितनी हीट ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होगा, जितनी हीट कम देंगे उतना कम टेम्परेचर राइज़ होगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करें तो ये हो जाता है डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। एम और डेल्टा टी को इकट्ठा कर दें। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दें, यहाँ से इक्वल का साइन ले आएँ, तो वो इक्वल के साइन के साथ एक टर्म ऐड होती है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऐड करेंगे। ये सी जो सा है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं या सिंपली स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम सी निकालना चाहें तो एम डेल्टा टी को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। तो सी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने की। तो ज़रा गौर करें कि इसमें डेल्टा क्यू, एम और डेल्टा टी ये तीनों चीज़ें अगर हम पुट कर दें तो सी की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की उस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, मैस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, मैस कम होगा हीट कम देनी पड़ेगी, और इसी तरह से टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हमें तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर कम चाहिए तो हीट कम देनी पड़ेगी। तो इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएंगे और इससे हम सी की वैल्यू निकालेंगे। ये जो सी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली हीट कैपेसिटी। तो इस तरह से हम ऐसा यूनिट इसका बना सकते हैं कि डेल्टा क्यू यानी कि जो हीट होती है इसका यूनिट जॉल होता है, एम यानी मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, डेल्टा टी का केल्विन होता है। अगर इन दोनों को उठा के ऊपर ले जाओ तो जॉल किलोग्राम -1 केल्विन -1, दिस इज़ एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर जो सा है इसकी बहुत लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अगर आप टेबल में देखें, आपको बुक में टेबल दिया हुआ है, तो उसमें 4200 जॉल किलोग्राम -1 केल्विन -1 तकरीबन सबसे ज़्यादा इसी की है। उसके अलावा कार्बन जो सा है इसकी सबसे स्मॉल होती है स्पेसिफिक हीट, जो कि 121 जॉल किलोग्राम माइनस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो सा है जल्दी से गर्म नहीं होगा, जल्दी से ठंडा नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। लेकिन जो सा कार्बन है ये जल्दी से ठंडा या जल्दी से गर्म हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। उसके बाद आता है जी कि इम्पोर्टेंस क्या है लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वाटर की। ये पेज नंबर 175 पे दिया हुआ है, या आप पूरा टॉपिक रीड कर सकते हैं वहाँ से। मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में सिर्फ चंद बातें बता दूँगा।
तो सी जो सा है वो 4200 जूल किलोग्राम -1 K -1 है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत बड़ी स्पेसिफिक हीट है। और इसी तरह से जो ड्राई सॉइल होती है, यानी कि जो खुश्क मिट्टी होती है, उसकी 810 जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1 है, जो इसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में बहुत कम है। इसका मतलब है कि जो सॉइल है वो जल्दी से हीट अप हो जाएगी और जल्दी से ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जब दिन चढ़ता है और सूरज जब निकलता है तो पानी जो सा है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, लेकिन सॉइल जो सी है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। उसके ऊपर जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उसके जगह लेने के लिए, प्रेशर को पूरा करने के लिए इधर से पानी से ठंडी हवाएं आएंगी, तो फिर उससे आपकी सी टू लैंड ब्रीज चलती है। इसी तरह से जब रात होती है तो पानी जो सा आपकी स्पेसिफिक हीट सॉइल की कम है, इसलिए जल्दी से ये ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो इसके ऊपर जो गर्म हवा है ऊपर उठेगी और उसको फिल करने के लिए जो सॉइल से, जो सा ज़मीन से जो सी हवाएं हैं वो सी की तरफ चलेंगी। तो इसका मतलब रात के टाइम जो सा है वो फिर लैंड टू सी ब्रीज चलती हैं। तो इससे भी हमें लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फ़ायदा होता है। उसके बाद आता है जी कि टम्परेचर जो सा लैंड का है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है तेज़ी से, लेकिन सी का नहीं तेज़ी से होता। टम्परेचर वेरिएशन फ्राम समर टू विंटर आर मच स्मॉलर एट प्लेसेस नियर द सी दैन लैंड फार अवे फ्राम सी। इसका मतलब है सी के पास जो सा है वो टम्परेचर जो सा है वो जल्दी से चेंज जो सा है होने के चांसेस होते हैं, और जो सा समुंदर से दूर के इलाके होते हैं उसमें जल्दी से चेंज नहीं होता। इसीलिए देखा गया है कि अगर समुंदर के इलाके में के पास ज़्यादा गर्मी पड़े तो कुछ दिनों तक या एक दिन के बाद वहाँ पे मौसम फ़ौरन खुशगवार भी हो जाता है। लेकिन जो उनसे लैंड दूर के इलाके हैं समुंदर से, उनमें जल्दी से पानी जो टम्परेचर चेंज नहीं होता, बल्कि कई दफ़ा लंबी लंबी जो सी हैं वो गर्मियाँ जो सी हैं वो चल जाती हैं। इसलिए ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट वाटर इज़ स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी। वाटर के अंदर ये खासियत होती है कुछ ज़्यादा देर तक थर्मल एनर्जी यानी हीट को अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है और कैरी भी कर सकता है। इसलिए फिर वाटर को जो ठंडे इलाके होते हैं उसमें यूज़ करते हैं गर्म पानी के तौर पर, ठीक है। तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के तौर पर हॉट वाटर को यूज़ करते हैं कि वो पानी जल्दी से ठंडा नहीं होता, इसलिए वो कुछ देर के लिए जब अंदर रहता है वॉल्स के अंदर, पाइप्स के अंदर, तो वो सेंट्रल हीटिंग का काम करता है। बाहर जो सा टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा होता है और अंदर का टेम्परेचर जो सा होता है वो तकरीबन नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है। बहुत ठंडे इलाकों में ये काम करते हैं। इसी तरह से जो से रेडिएटर होता है ऑटोमोबाइल्स में, इसको कूल डाउन करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो पानी है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, इसलिए जो इंजन है उसके रेडिएटर में पानी को यूज़ करते हैं ताकि जब इंजन गर्म होता है तो उसकी गर्मी जो सी है वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और उससे वो गर्म हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद फिर उसको एयर के ज़रिए से ठंडा कर लिया जाता है। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वाटर के बहुत से फ़ायदे हैं। इसी तरह से एक फ़ायदा ये भी है कि समुंदर का पानी जल्दी से ठंडा, जल्दी से गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से अंदर जो उसके मखलूक होती है, जो मेरीन लाइफ है, वो बची रहती है। वरना ये हो कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर -30 के करीब हुआ या -20 हुआ या माइनस के अंदर चला गया तो वो सारे का सारा वाटर फ्रीज़ हो जाएगा फौरी तौर पे। अगर तो वो जो सी के अंदर जो मेरीन है, जो मखलूक है, वो सारी की सारी फ्रीज़ हो जाए और ख़त्म हो जाए। इसी तरह से जैसे ही उसके ऊपर गर्मी जो सा गर्म सूरज आए, अगर वो फौरी तौर पे गर्म हो जाए और बॉयल होना शुरू हो जाए तो वो जो सी अंदर जो मेरीन है, जो मेरीन लाइफ है, वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से इसके बड़े फ़ायदे हैं लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर के। तो इस तरह से इसकी एग्जांपल्स जो सी हैं हमारे एवरीडे लाइफ में आती हैं। जिस तरह से हम अगर इसकी आप आम एग्जांपल ये ले सकते हैं, आप चाय के लिए अगर पानी रखते हैं तो वो पानी जल्दी से गर्म नहीं होता, आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जाके पानी जो सा है वो गर्म होता है और उससे आप चाय वगैरह बनाते हैं। इसी तरह से अगर फ्रीज़र में आप बर्फ़ रखते हैं
तो बर्फ़ जल्दी से ठंडी नहीं हो जाती या पानी जल्दी से बर्फ़ नहीं बन जाता, बल्कि उसको टाइम लगता है बर्फ़ बनने के लिए। कई दफ़ा रात पूरी लग जाती है और फिर बर्फ़ जो सी अच्छे तरीके से बनती है फ्रीज़र में। तो इस तरह से ये टॉपिक जो सा है, इसमें हमने देखा कि स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी जो सी है वो क्या होती है, उसका फार्मूला क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं कि लार्ज स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी अगर किसी चीज़ की हो तो उसका फ़ायदा क्या, और स्मॉल जो सी हो तो उसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है हीट कैपेसिटी। वो इसी से रिलेटेड टॉपिक है, हीट कैपेसिटी। इसमें ये होता है कि आप जो फार्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, उसमें डेल्टा टी को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो डेल्टा टी इधर से तो कट ऑफ हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी जो सा है वो एम सी यानी सी एम के बराबर आ जाएगा। तो ये जो सा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है, ये रेशो होती है जो हीट और टेम्परेचर की, ये हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is the quantity of thermal energy absorbed by it for 1 Kelvin increase in its temperature। यानी कि अगर किसी बॉडी का आपने बॉडी जो सा है उसकी क्वांटिटी को गर्म करना है या ठंडा करना है, तो उसके गर्म या ठंडा करने के लिए जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करता है 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करने के लिए टेम्परेचर को, उसको कहते हैं कि ये हीट कैपेसिटी है। ज़रा गौर करके देखें, दोनों की डेफिनेशन में कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि ये रेशो बन जाती है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की, और ये जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करवाया था वो असल में सी जो सा है इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मैस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारे पास हीट कैपेसिटी बन जाता है। इसमें भी यही उसने कहा है कि बॉडी जो सा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 1 केल्विन तक हमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। यहाँ पे फार्मूला चेंज थोड़ा सा ये होगा कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी या सी एम बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो सा फार्मूला था वो आपका सी का फार्मूला आपने निकाला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब इसकी हम एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर इज़, 5 किलोग्राम जो सा हमें मैस दिया गया है और वाटर की जो सी स्पेसिफिक हीट है वो 4200 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 21,000 जूल पर केल्विन जो सा है आपके पास ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 5 किलोग्राम ऑफ वाटर जो सा है उसको 21,000 जूल ऑफ हीट चाहिए फॉर एवरी 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया पानी का अगर आपने टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज़ करना है तो आपको 21,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, यानी कि 21,000 जूल्स तक उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब वो 1 केल्विन जो सा इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा की ओवर डेल्टा टी प्रोपोर्शनल है एम के। इसका मतलब ये होगा कि जो सा एम जो सा है जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी हमें उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कि ये जो सा हीट कैपेसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। मैस जितना ज़्यादा होगा हीट कैपेसिटी उतनी ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी और हासिल होगी। मैस कम होगा उतनी ही हीट कैपेसिटी जो उससे कम होती जाएगी। लार्जर इज़ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लार्जर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी। जितना मैस ज़्यादा होता जाएगा उतनी उसकी हीट कैपेसिटी जो सी है वो ज़्यादा होती जाएगी। जितना मैस कम होगा उतनी हीट कैपेसिटी जो सी है वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हीट कैपेसिटी जो सी है वो ये है कि अगर हम रेशो ले लें हीट की टेम्परेचर के साथ तो हमारे पास जो सा फार्मूला आता है वो आता है सी एम या एम सी, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मैस के प्रोडक्ट के बराबर है। और इसका जो सा है फिर 5 किलोग्राम अगर वाटर का हमने निकालना है तो 21,000 जूल एनर्जी चाहिए होगी हमें 1 केल्विन तक टेम्परेचर जो सा है उसका राइज़ करने के लिए वाटर का। तो ये आज के टॉपिक थे। एक हीट कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। दूसरे नंबर पे अब मैंने आपको बताया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो ये सारा टॉपिक जो सा है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एवरीडे लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल्स हैं और क्या अहमियत है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।